सो आज हम जो फर्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम उसमें ये देखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो किस तरह से होती है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ने के बाद जो हम दूसरी चीज पढ़ेंगे वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने जहन में रखनी है, किस तरह से ये होती है, और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें जहन में रखने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के हवाले से हमें पता होने चाहिए। हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो हमारा नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन में जो ब्लड सप्लाई हमें मिल रही होती है, इस ब्लड सप्लाई में जो आने वाला आर्टेरियोल होता है उसका ल्यूमेन ब्रॉड होता है, और जो जाने वाला ल्यूमन होता है आर्टेरियोल होता है उसका ल्यूमेन नैरो होता है। और मैंने आपको याद रखने के लिए इसको, ताकि आपको याद रहे, ये बताया था कि पहला अल्फ़ाबेट ए होता है। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि आने वाला आर्टेरियोल ए फॉर एफरेंट है, और ई से एंड होता है एंड। तो जो दूसरा हमारे पास आर्टेरियोल है वो ईफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट और ईफरेंट। तो ये एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल को हम ज़हन में रखेंगे तो हम इस बात को जान सकते हैं कि जिस वक्त प्यारे बच्चों ब्लड यहां से एंटर होगा हमारे इस सिस्टम में, जब ब्लड एंटर होगा तो इस पूरे के पूरे एरिया में ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखेगा। एक सेकंड यार, मैं क्लास में जाने वाला पॉज। क्या होगा कि ब्लड जो है इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत प्रेशर बना के रखेगा, क्योंकि यहाँ से उसको जो आउटफ्लो मिल रहा है वो थोड़ा मिल रहा है, और यहाँ से इसको जो इनफ्लो मिल रहा है ये इनफ्लो जो है ये ज़्यादा है। इसकी वजह से जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल, जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे। ये कंटेंट्स यहाँ से क्यों बाहर निकलने लगेंगे? बिकॉज हमारी जो कैपिलरीज के सेल्स होते हैं दे एक्ट लाइक सीव। कैपिलरी के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ ऐसे प्लेस्ड होते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो एक सीव का काम करती है, एक छाननी की तरह के स्ट्रक्चर का काम करती है। और वो जो छाननी की तरह का स्ट्रक्चर है उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसमें से कंटेंट्स लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे। ये जब कंटेंट्स लीक आउट हो रहे होंगे, यहाँ से लीक आउट हो रहे होंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ लीक आउट होती है? जैसे हम नॉर्मल सेल्स के अंदर देखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ लीक आउट हो रही होती है वो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ ब्लड प्लाज्मा लीक आउट नहीं होगा, ब्लड प्लाज्मा के साथ बहुत सारी और चीज़ें भी लीक आउट होंगी। अब बेटे यहाँ पर जो हमारे पास ये ब्लड कैपिलरी है जहाँ से लीकेज हो रही है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लेबल करता हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ आ गई हमारे पास? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के बाद एक और चीज़ यहाँ पर मौजूद है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम भी सीव वाला काम है। ये भी छानने का काम करती है कि यहाँ से जो कंटेंट्स लीक आउट हो रहे हैं वो कहीं इतने बड़ी चीज़ें या इतने बड़े सेल्स ना लीक आउट हो जाएं, इतने बड़े सेल्स ना लीक आउट हो जाएं जिनको हम चाहते ही नहीं है। सो इट, ये समझ लें कि एक तरह से फाइन पोर्स अपने अंदर रखे हुए हैं। एक तरह से इसके पास फाइन पोर्स हैं, ताकि लार्ज सेल्स, ये फाइन पोर्स क्यों हैं? दीज फाइन पोर्स आर हेयर टू रिस्ट्रिक्ट द लार्ज सेल्स एंड कंटेंट्स, कि वो लीक आउट ना हो जाए। बट स्टिल, मैं अगर ग्रीन कलर से यहां से आने वाला एक प्रेशर आपको डेवलप करके दिखाऊं, यहां से बेटे स्टिल इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ होता है, इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ होता है, क्या हुआ? Confirmation। हाँ, कि स्टिल ये चांस है कि कहीं ये सेल्स डैमेज ना हो जाए और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये फट ना जाए। ये फट ना जाए इसके लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, और वो सपोर्ट सिस्टम क्या है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं।
अब ये मैं लीक आउट के वर्ड को भी जो है ना वो इग्नोर कर रहा हूँ इसके अंदर ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं यहाँ पर। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, ये एक फिजिकल सपोर्ट भी दे रही होती हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को। फिजिकल सपोर्ट भी दे रही होती हैं, और साथ साथ उसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस को ऑल्टर भी नहीं कर रही होती। फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑल्टर ना हो, और साथ साथ आपको एक फिजिकल सपोर्ट भी मिल जाए, तो इन सेल्स को बेटे हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। इन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। सो यहां से ओवरऑल पूरे का पूरा प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है? इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बेटे वो तमाम चीजें भी यहां से निकल जाती हैं जिन चीजों को हमने बेसिकली रिटेन करना होता है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या निकलता है? इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में निकलता है यूरिया फाइन, यूरिक एसिड्स फाइन, क्रिएटिनिन फाइन। मगर साथ साथ क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है, हम नहीं चाहते कि ये निकले। यहाँ पर ग्लूकोज निकल रहा है, हम नहीं चाहते कि ये निकले। यहाँ पर हमारे पास मिनरल सॉल्ट्स निकल रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये निकले। वी वॉन्ट टू रिटेन दीज थिंग्स हेयर इनसाइड द ब्लड। मगर उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट मैकेनिज्म मौजूद है। हम इन तीन चीजों को वापस लाने के लिए हमारे पास एक सेपरेट मैकेनिज्म मौजूद है, और ये चीजें वापस आएंगी एक प्रोसेस से जिसका नाम होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन चीजों की सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। बताइए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात समझ आई आप लोगों के? क्या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, आई नीड योर रिस्पॉन्स। अब मैं आपको इसको बुक वाली स्टेटमेंट पे लेके चलता हूँ। ये देखें बेटे, ये हमारे पास कैपिलरी का ल्यूमेन है, रेड ब्लड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने लेबल किया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहले नंबर पे बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है, और उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पे? वी हैव दीज पोडोसाइट सेल्स। ये पोडोसाइट सेल्स है। बताइए अब्दुल्ला और सिकंदर, शहरयार, आपको समझ आई है? यस सर। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है, अब आपको इसको जरा एक मरतबा रीड करना है कि प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कैसे। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, इसको रीड करें। अब ये चीजें आपके फौरन समझ आ जानी चाहिए। 4 नंबर का सवाल पेपर में आएगा एज इट इज, इसी तरह से। स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, मगर ये रिस्पॉन्स है। जी, चलिए आगे बेटे, आगे चलें बच्चों। यस सर। ऑल राइट। अब ये देखिए, ये वो डिटेल है। मुझे याद लग रहा है मैंने आपको लास्ट क्लास में ये पढ़ाया है, आप लोग कह रहे नहीं पढ़ा है। ये रिस्पॉन्स है वन बाय वन चीजों का। अच्छा, अब बेटे हम लोगों ने जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें सबसे पहले ये समझना, आपको ये तो समझ में आ गई कि ये सारे के सारे जो कंटेंट्स होंगे, ये सारे के सारे कंटेंट्स मूव कर जाएंगे आपके बॉमेन्स कैप्सूल के अंदर, और वहां से आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चले जाएंगे जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। ठीक है जी। जब ये पीसीटी के अंदर आ गए तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पे जो इफरेंट आर्टरियोल था जो यहाँ से वापस जा रहा था, पहले आप जरा देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये जो छोटी छोटी एरोज हैं, ये छोटी छोटी एरोज तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भाई यहाँ से ये कंटेंट्स बाहर निकले। ठीक हो गया, वेल एंड गुड। ठीक है, जब ये यहाँ से बाहर निकल गए उसके बाद ये कंटेंट्स कहाँ आ रहे हैं? बेटे ये कंटेंट्स आ रहे हैं आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। कहाँ आ रहे हैं?
पीसीटी में, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। लेकिन जरा नोट ये कीजिए कि ये जो आपके इफरेंट आर्टेरियोल जो यहां से निकल रहा है, जो यहां से जा रहा है, ये वाला, ये डायरेक्ट यहां से बाहर नहीं जा रहा। ये डायरेक्ट यहां से बाहर नहीं जा रहा, रादर, आप मेरे रेड कर्सर को देखिए, रादर ये ऐसे मूव कर रहा है, एंड इट इज मूविंग बैक टू द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, एंड इट इज कनेक्टिंग to the proximal convoluted tubule. You know that this is PCT. This area is PCT actually. So this blood vessel is surrounding your PCT. This is PCT, proximal convoluted tubule. अच्छा, फिर क्या होगा proximal convoluted tubule के पास ये आ गया तो? फिर ये होगा, जिस जिस जगह पे जिस जिस जगह पे ये अटैच हो रहा है इस कैपिलरी के साथ, आप जरा इस बॉक्स को प्यारे बच्चों जहन में रखिएगा, इस बॉक्स को, जिस जिस जगह पर ये इस बॉक्स के साथ अटैच हो रहा है, अब हम आपको वहां की स्टोरी बताने लगे हैं। हाउ इट इज गोइंग टू रीअब्सॉर्ब द थिंग्स, हाउ इट इज गोइंग टू रीअब्सॉर्ब द मटेरियल्स। यहां पे ये आपके पास कैपिलरी का एंडोथीलियम है, ये आपके पास अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल है। कौन सा सेल है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का सेल। ये पीसीटी का सेल है प्यारे बच्चों, ये पीसीटी का सेल है। इस पीसीटी के सेल की जरा करेक्टरिस्टिक्स देखिए। ये सेल बड़ा कमाल का सेल है। इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, जरा वो देखते हैं। नंबर वन, इसके पास माइक्रोविलाए हैं जो एरिया ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कांटेक्ट। नंबर टू, इसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। नंबर थ्री, इसके पास टाइट जंक्शंस हैं। कौन से टाइट जंक्शंस हैं? ताकि किसी किस्म का कोई लीकेज ना हो। फिर इसके पास एक फोल्डेड बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, और एक्वापोरिन्स हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। इन चीजों को जरा एक मर्तबा दोबारा यहां देखते हैं। मैं आहिस्ता 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 इन चीजों को हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले आप बाहर देखिए, ये आपके पास फोल्डेड माइक्रोविलाए हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहां देखिए फोल्डेड इनसाइड मेम्ब्रेन है। नंबर थ्री, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। नंबर फोर, बहुत सारी छोटे छोटे पंप्स हैं जिनकी मदद से जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ठीक है। अब खोल होगा क्या? होगा ये कि यहां से कुछ आयंस ने यहां पर मूव करना है, और यहां से कुछ चीजें आपके ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाएंगी। ये कैसे मूव करेंगी, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, चलिए हम ये जरा इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि आपके पास, नंबर वन देखिए, जो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम पंप्स हैं बेसल मेम्ब्रेन में, वो क्या करते हैं? वो एटीपी यूज करते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है, और वो सोडियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म में, उसको कम कर देते हैं। और ये जो बेसल मेम्ब्रेन है, ये फोल्डेड है ताकि लार्ज सरफेस एरिया मिले। पहला स्टेप ये है, यहाँ पर मौजूद ये पंप्स
यहां अंदर जो सोडियम मौजूद है, इस सोडियम को यहां से पंप आउट करवाते हैं इनटू द ब्लड। सोडियम को पंप करवाते हैं इनटू द ब्लड, जो सोडियम यहां पर मौजूद है। ये सोडियम का काम है इसको उठा के यहाँ बाहर फेंकना, और ये पोटाशियम को उठाकर अंदर फेंक देते हैं। आपको पता है सोडियम पोटाशियम पंप काम इस तरीके से करता है। दूसरे नंबर पे वो क्या करेंगे, अब ये काम कैसे वो कर रहे हैं, अब वो काम ऐसे कर रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए उनको एनर्जी मिल रही है जो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। दूसरा काम, very close nearby, the blood plasma rapidly removes absorbed sodium and chloride, glucose and amino acids. This further helps to uptake from lumen of the tubule. यहां से क्या हो रहा है, यहां पर जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं वो इधर से आपके ब्लड प्लाज्मा में मूव कर रहे हैं, और यहां क्या हो रहा है, माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया हेल्पिंग अपटेक ऑफ सॉल्यूट्स। सोडियम मूव्स पैसिवली थ्रू द को ट्रांसपोर्टर। अब जो सोडियम को हमने यहां से बाहर भेज दिया था, और हमने कैसे भेजा था, बाय फोर्स भेजा था, उस सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ड्रॉप डाउन हो जाएगी, यानी यहां सोडियम कम हो जाएगा। जब यहां सोडियम कम हो जाएगा तो बाहर यहां पर जो सोडियम मौजूद है, ये कौन सा सोडियम है, ये वो वाला सोडियम है जो आपके ल्यूमेन के अंदर मौजूद है, जो यहां से आ रहा था ऐसे लाइक दिस। जो सोडियम यहां पर मौजूद था यहां पे लाइक दिस, ये सोडियम बेटे, इस सोडियम को अब यहां जाना है, मगर ये सोडियम इतनी आसानी से यहां जा नहीं पाता। इस सोडियम को यहां से भेजने के लिए हमारे पास को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स मौजूद हैं। वो कहती हैं ठीक है सोडियम, तुमने अगर यहां से अंदर जाना है तो चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकते, मगर अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें अपने साथ ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स को लेके जाना होगा। सो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स तो काम की चीजें हैं, ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स तो हमें चाहिए, ये ग्लूकोज या जो अमाइनो एसिड्स हैं ये तो हमें चाहिए। इस सोडियम के यहां जाने के चक्कर में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को भी मूव करना पड़ता है, और इस तरीके से ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। दे आर रीअब्जॉर्ब। हम इन्हीं को तो यहां से लेके जाना चाहते थे, कहाँ लेके जाना चाहते थे, इनटू दी ब्लड स्ट्रीम लेके जाना चाहते थे। अब जरा इस पूरे प्रोसेस को हम एक मर्तबा रीड आउट करते हैं। अच्छा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो यहीं पे लिखा हुआ है ये सारा। नंबर वन, पहला स्टेप आपने ये लिखना है कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर से सोडियम को पंप आउट किया जाता है वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी। दूसरा स्टेप आपने ये लिखना है कि जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाती है, तो वो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स भी मूव कर जाते हैं टू ब्लड। तीसरे नंबर पर आपने ये लिखना है कि इसकी वजह से अंदर सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ड्रॉप हो जाती है कि वो अंदर आना चाहता है, मगर को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन अलाउ नहीं करती उसको अकेले अंदर आने के लिए, इसलिए ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को उसके साथ मूव करना होता है। राइट। सो ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का पूरे का पूरा प्रोसेस है।